हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर आपका 5 है, प्रारंभिक शहर एवं प्राथमिक नगरीकरण। इसके बारे में हम लोग आज कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं, जीके जीएस हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन जितने भी आपके हुए हैं टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के, वो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। बाकी चैप्टर हम लोगों ने 3-4 आपका 2 चैप्टर जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 जो था आपका, उसमें सिर्फ डिटेल में दिया रहता, मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी हिस्ट्री के बारे में, तो वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। बाकी आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 3 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। एससीईआरटी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जीके जीएस की जो थ्योरी है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आपको नहीं आएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, आपने कहीं से मतलब सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन कवर कर लिए, तो आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि क्वेश्चन आखिर कैसे पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए थ्योरी पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। और बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम अब होगा, उसका पूछने का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की थ्योरी। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। धातु युग जो था वो क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, यानी नवपाषाण काल के बाद जो आपका धातु युग है वो नवपाषाण काल के बाद ही इसका आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोट दीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सराई खेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूर तक व्यापार करने लगे और पकी हुई ईंट थी, ईंट के बने घरों में रहने लगे। यानी धीरे धीरे जब विकास शुरू हुआ तो जो लोग थे वो पहले ऐसे ही रहते थे, फिर जो पकी मिट्टी के ईंट बनी होती थी उसमें वो घरों में रहने लगे, जिसके चारों तरफ से किलेबंद भी किए गए थे। तो ये रहा नवपाषाण युग का, मतलब जो धातु युग के बारे में। अब चलते हैं आगे। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया। यानी अगर पूछ लिया जाए पहला जो धातु जो थी वो क्या थी, तो वो उसका नाम तांबा था। आगे चलते, ये जो है नदी की तलहटी से प्राप्त हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो तांबा है। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदय हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए थे, उसमें हम लोगों ने खेती के बारे में देखा था कि लोगों ने कैसे कृषि करना स्टार्ट किया था, कल के चैप्टर में। आगे चलते हैं। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थी। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थी। इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मानव संस्कृति सभ्यता में कैसे प्रवेश करती है। आगे चलते हैं। जो मानव संस्कृति है वो कैसे प्रवेश करती है सभ्य अवस्था में, वो हम लोग देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी में पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्र से जरूरी चीजों की पूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगर, कलाईकार तथा विज्ञान आदि का विकास हो चुका हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्य अवस्था में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता। तो ये सारी जो थी, इसमें जो था तकनीकी काफी आगे बढ़ी, यानी विज्ञान का विकास हुआ। आगे चलते हैं। आगे
सांस्कृतिक समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हों उसे ही सांस्कृतिक कहते हैं। यानी जो रीति रिवाज होते हैं सदियों से चले आ रहे होते हैं, कैसे हमको मतलब त्योहार हमको कैसे मनाने, कौन सा हमारा धर्म है, कैसे हमको पूजा पाठ करना है, तो ये जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं उसको ही हम लोग मानते हैं, वही हमारा संस्कृत, वही हमारा कल्चर हो जाता है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है। इसका हस्तांतरण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो है परिवर्तित मतलब बढ़ता रहता है, लोग हम सीखते रहते हैं। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा स्थल के खंडहर का पता चला। 150 साल पहले इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई जो थी इमारतें नष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने वहाँ की जो ईंटें थी उसको दीवालों में, जो रेलवे स्टेशन जो पटरियां बिछाई गई उसमें उन्होंने ईंटें लगवा दी, हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें बनी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया, तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धोलावीरा प्रमुख हैं। ये नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा सभ्यता स्थल का पता लगाया, यानी कितने टाइम पहले 2800 हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाली सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं भी मिली। जब इसकी खोज की गई तो वहाँ पे काफ़ी जो थी महत्वपूर्ण वस्तुएं भी प्राप्त हुई, जैसे मुहरे, मनके, माप, तौल के बाट, कारों के कानों के जो थे बने हुए आभूषण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। इन स्थलों में मूर्तियाँ भी मिली जब इन लोगों की खोज हुई, जो मोहनजोदड़ो था, आपका लोथल था। आगे चलते हैं। हड़प्पा नगरों की स्थिति क्या रही, यहाँ पे साइड में दिया गया नगर, खोजकर्ता, वर्ष और नदी तट। ये आप लोग जो सारणी बनी हुई है ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो आपका हड़प्पा नगर था, इसकी जो खोज की दयाराम साहनी ने की, वर्ष जो था 1921 ईस्वी में की। जो नदी तट था वो रावी था, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी 1922 में, और नदी जो थी सिंधु थी। कालीबंगा आपका ब्रजवासी लाल 1961, और घनगन बेन की जो नदी तट था। आगे चलते हैं। लोथल जो था आपका रंगनाथ राव 1954 में किया, और भोगवा में जो नदी तट था वहां पे इसकी खोज हुई। धोलावीरा जो था R.S. विष्ट ने किया 1989 और 90 में किया। आगे चलते हैं। चंदू दहाड़ो गोपाल जो इसकी खोज जिन्होंने की गोपाल मजूमदार ने की 1931 में सिंधु नदी के तट पर की। आगे चलते हैं। रंगपुर जो है इसका माधव स्वरूप वत्सल्य ने 1981, 1931 और 1953 में किया। आगे चलते हैं। तो ये जो सारणी दी गई है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो खोजकर्ता जो है वो आपको ध्यान रहना चाहिए कौन से वर्ष में की गई और कौन सी नदी के तट पर था, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारणी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक मिनट, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं क्या क्या रही। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी यानी जो हड़प्पा सभ्यता था वो कितने भागों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित रहा।
जिसका एक हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा, जबकि पूर्व हिस्सा बड़ा परंतु निचली इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले इलाके को निचला नगर कहा। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। यानी जो ऊंचे इलाके में रहते थे वो संपन्न लोग थे, जो नीचे इलाके में रहते थे वो संपन्न लोग नहीं थे, साधारण लोग ही थे। नगर की 4 दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई। आगे चलते हैं। ईंटों का निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकी। आगे चलते हैं। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला। जो मोहनजोदड़ो की खोज की गई तो उसमें एक तालाब मिला, जिसे पुरातत्वविदों ने महा स्नानगार कहा। आगे चलते हैं। तालाब के दोनों सिरे पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें जो है आपका रशियन रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास ही एक कुआं भी मिला है। स्नानघर में पानी इसी कुएं से निकल करके बाहर जाता है। स्नानघर में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। यानी जो पुराने टाइम में जो आपको तालाब मिला था, जो स्नानघर मिला था, उसमें पानी निकालने की भी व्यवस्था की गई थी। स्नानघर के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। तो यानी उसके आसपास कमरे भी बने हुए थे, जो आपका स्नानघर मिला हुआ था मोहनजोदड़ो के टाइम। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिलती हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठर के रूप में पहचाना गया। इस तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता होगा। यानी जो कालीबंगा और लोथल था, उन नगरों में आपको अग्निकुंड भी मिले, तो माना यह जाता है कि वहां पर यज्ञ वगैरह होती होगी। अब चलते हैं नगरीकरण का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पैसा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एक संदेश वाहक व्यवस्था विकसित होती है। यानी जो नगरीकरण होता है, वहाँ का जो लोग वस्त्र कैसे पहन रहे हैं, आभूषण, खान पीन, बातचीत, संबंध, व्यवहार, ये जो होता है इसी से रिलेट करता है। इसी में परिवर्तन आता है। धीरे धीरे लोग सभ्य बनते जाते हैं, इसी में नगरीकरण होता जाता है। यानी यातायात के साधन बढ़ते जाते हैं। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशिष्ट होती हैं, जहाँ जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती हैं, जहाँ आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहाँ कृषि कार्य जो है नहीं होता है। यानी मान लीजिए जो गाँव है धीरे धीरे वो बदलता जाता है, तो उसमें नगरीकरण हो जाता है। यानी उसमें सारी सुविधाएं आ जाती हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो कृषि करना बंद कर देते हैं। आगे चलते हैं। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतिहर इलाकों में होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 88% जनसंख्या का जो है नगरीकरण हो गया है। तो यानी पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है उसका नगरीकरण हो चुका है, तो 88% ऐसी जनसंख्या है जिसका नगरीकरण हो चुका है। यानी नगरीकरण का जो है मतलब यही है कि जो परिवर्तन आता है, जैसे मान लीजिए कोई गाँव है ऐसा और धीरे धीरे वो काफी विकसित हो चुका है, उसमें वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई हैं, सारी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल बन गए, कॉलेज हैं, हॉस्टल हो गया, तो धीरे धीरे जो गांव था उसका माहौल सब बदल गया, वो नगर बन गया। तो वहाँ पे जो खेती हुआ करती थी वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे काफी नगरीकरण यानी सभी यातायात के साधन उपलब्ध होने लगेंगे। तो इसी को कहते हैं नगरीकरण, यानी परिवर्तन हो जाना, ज्यादा संसाधन की व्यवस्था हो जाना ही नगरीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं। इमारत, सड़कें और नालियां, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हड़प्पाई नगरों में घर प्रायः 1 या 2 मंजिल के
और कुछ 3 मंजिल के भी होते थे। यानी पुराने टाइम में भी आपको घर 1-2 मंजिल के देखने को मिलते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों के बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानघर होता था। घरों में भी कुएं पाए जाते थे। पुराने टाइम में भी घरों में कुएं मिलते थे। आगे चलते हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। यानी जो गलियां बनी हुई थी वो सबको एक समकोण पे काटती थी। इस तकनीकी की वजह से शहर कई यातायात खंडों में विभाजित हो गया था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले माल जल पास की गली में बनी हुई मध्य आकार की निकास नालियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों से मिलती थी। नाले ईंटों से ढके होते थे और बड़े नाले में जगह जगह पर यातायात गड्ढे बने होते थे, जिसमें गंदगी इकट्ठा होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति भी कितने जागरूक थे। यानी पुराने टाइम में भी इतना ज़्यादा लोग ध्यान रखते थे कि हमको कैसे सफाई करनी है, कैसे नालियों की व्यवस्थाएं करनी हैं। आगे चलते हैं। ये रही है मोहनजोदड़ो की जो सड़कें रही हैं ऐसी। ये आप लोग देख सकते हैं। ये लोग बने हुए हैं, चल रहे हैं, खड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। नगरीय जीवन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पाई नगरों में पाई जाने वाली आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों और नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा, क्योंकि पुराने टाइम में भी काफी व्यवस्थाएं थी। यह भी संभव है कि शासक शहर की जरूरी धातुओं, बहुमूल्यों पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेश में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम भी करते होंगे। आगे चलते हैं। इन नगरों की लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। उनके द्वारा मोहरों, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो अगर पूछ लिया जाए अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो हाथी दांत मोहरों और हाथी दांतों पर प्राप्त हुए हैं लिखे हुए अभिलेख। आगे चलते हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। यानी पुराने टाइम में स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, दोनों शिल्पकार भी हो सकते थे। ये नहीं था कि पुरुष ही होते थे, पुराने टाइम में स्त्रियां भी बराबर का सहयोग देती थी। आगे चलते हैं। हड़प्पाई नगरों की निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष बावजूद अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इसके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथ दाती का तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। यानी पुराने टाइम में भी चीनी बर्तन जो आज मिलते हैं आप लोगों को, ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम में भी प्रयोग में लाए जाते थे। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। आगे चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पुराने टाइम में ऐसे आभूषण हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता के टाइम में। आगे चलते हैं। बच्चों के खिलौने के छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, जो पशु मूर्तियां आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। यानी जो लोग थे वो पासे का भी खेल खेलते थे हड़प्पा सभ्यता के टाइम में। आगे चलते हैं। अगला है पॉइंट, मोहरे हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण क्या रहे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मोहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
मोहरों का प्रयोग सभ्यता धनी लोग अपनी निज संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियां मिलती हैं और दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता था। मोहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए जाते थे। इस तरह हड़प्पाई लोग ने, यानी ये जो बने हुए हड़प्पाई मोहरे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो बने हुए चित्र हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा रहा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं, हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। यानी जो पुराने टाइम में लोग खेती करते थे वो हल को से जमीन को खोद के और वो कृषि करते थे। सिंचाई कुएं तथा नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पशुपालक मतलब पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहता था, यानी शिकार भी वो समय के साथ करते रहते थे। आगे चलते हैं। तो जिनका पशुपालन था उसमें वो गाय, भैंस और भेड़, आपकी बकरियां, ये पालते थे। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र में से भी होता है, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों से अपर्याप्त थी। इसीलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान से तांबा, कर्नाटक से सोना, अफगानिस्तान से ईरान से चांदी, अफगानिस्तान से वैदूर्य मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पादन, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया से अभिलेख में मेलुहा की चर्चा मिली है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है, यानी मेलुहा जो नाम है वो सिंधु जो क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसका संबंध किससे रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता से रहा है। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नगरवासियों का धार्मिक जीवन कैसा रहा। हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो वहाँ के लोग थे, नगर में जो रहने लगे थे, जो नगरीकरण हुआ, तो उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, यानी धार्मिक जीवन कैसा रहा। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरक की देवी समझते थे और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी को स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इस तरह हड़प्पा सभ्यतावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है एक विशेष महत्व था। उसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी जो थी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। हड़प्पाई लोग सभ्यता भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। इसीलिए यानी पुराने टाइम में जो थे वो लोग जादू टोना पे ज्यादा विश्वास करते थे। उनसे बचने के लिए तावीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाने एवं जलाते भी थे। तो जो लोग वहां पे पुराने टाइम में मर जाते थे तो उनको जला देते थे या फिर दफना देते थे। अब हम लोग चलते हैं धोलावीरा के बारे में देख लेते हैं। धोलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। धोलावीरा हड़प्पाई शहरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ है, गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्य नगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंदी नहीं थी। गढ़ी और मध्य नगर किलाबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था।
यानी इनके बीच में काफ़ी चौड़ा और खुला मैदान भी था। आगे चलते हैं। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभ्यताओं, उत्सवों या समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। यानी काफ़ी बड़ा फील्ड रहता होगा तो उसमें लोग महोत्सव हुआ, कोई खास त्योहार हुआ तो वो मनाते होंगे। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर से टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण से लेई की मदद में बनाया गया है। आगे चलते हैं, लोथल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लोथल खंबात की खाड़ी में निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मोहरें यहाँ से पाई गई हैं। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसीलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ एक बंदरगाह है, जो आपका लोथल है। लोथल में एक बंदरगाह पाया गया, ये आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे पानी है, इसी में मतलब बंदरगाह पे ही लोग जहाज़ों से काफ़ी सामान मंगवाते रहते थे बाहर से। आगे चलते हैं, बस यही लास्ट पॉइंट बचा हुआ है तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अवशेष मिले, यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य क्या रहा, यानी हड़प्पा सभ्यता जो समाप्त हुई तो उसका क्या रीज़न रहा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यानी इस चैप्टर में आपको सब कुछ देखने को मिल गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कैसे नगरीकरण हुआ, कैसे लोग कृषि करना स्टार्ट किए, कैसे लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिया, कैसे लोग जो पशुपालन थे वो स्टार्ट किया, वो शिकार कैसे करते थे, कैसे उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हड़प्पा सभ्यता से मिल जाती है, मतलब इस चैप्टर से मिल जाती है इसके बारे में। अब इसका अंत कैसे हुआ इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। लगभग 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों, कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ के शहरों को डुबो दिया, यानी बाढ़ आई और शहरों को डुबो दिया। भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, यानी जो मिट्टी थी वो उपजाऊ ज्यादा नहीं रह गई। आगे देखते हैं, बाहरी लोगों ने हड़प्पा वासी पर हमला करके उन्हें समाप्त कर दिया, एक ये रीजन बताया गया। इसी तरह यह भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकीय तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोगों ने संधे सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए, यानी वहां की जो जलवायु थी उसमें भी परिवर्तन होने लगा, तो कृषि जो थी वो अच्छी नहीं होने लगी, तो इसलिए लोगों ने भी वहां से पलायन कर लिया। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्व का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों का निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में, हार संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति महाराष्ट्र में, इनाम गांव एवं जैव संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक जो है क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से ही हुई है। यानी जो हम लोग आज भी देवी देवताओं को मानते हैं, जो भी रीति रिवाज कर रहे हैं, तो पुराने टाइम में भी लोग, जो हड़प्पा सभ्यता में लोग रहते थे, वो भी अपनी देवी देवताओं को मानते थे, वो भी धर्म का पालन करते थे, वो भी अपनी जो भी सामाजिक सांस्कृतिक उनकी जो भी संस्कृति रही, जैसा भी रीति रिवाज रहा, वो उनको अपनाते थे, उसी हिसाब से वो काम भी करते थे। तो ये था चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सब कुछ सारा डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से अब क्वेश्चन बन जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे। अगर मान लिया जाए जो हड़प्पा सभ्यता के अगर ये पूछ लिया जाए किस काल कहाँ के लोग जादू टोना में ज्यादा विश्वास करते थे, तो आपने जब ये चैप्टर पढ़ रखा है, आपने ये थ्योरी पढ़ी, तो आप बता दोगे हड़प्पाई जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे, वो भूत प्रेत जादू टोना पे ज्यादा विश्वास करते थे। तो ये हुआ, देवी देवताओं पे भी भरोसा करते थे, पर जादू टोना पे वो ज्यादा भरोसा करते थे। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। इसीलिए कहते हैं बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को लेकर के। बुक आप जब पढ़ते हो तो बुक से ये रहता है कि उससे आसपास के रिलेट जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं वो आपको समझ में आ जाते हैं। जब क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से कर लेते हो,
क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो घुमा के थोड़ा बन जाएगा बस। और जीके जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए एक ही रास्ता बचता है कि आप जो है थ्योरी कंप्लीट करिए। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 से लेकर 15 जून के बीच होगा। तो स्टार्टिंग में अभी आप थ्योरी कर लीजिए, लास्ट मई से हम लोग जो है आपका प्रीवियस के क्वेश्चन भी करने लगेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक था आपका चैप्टर नंबर आपका 5 था, हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। एक मिनट देख लेते हैं कौन सा चैप्टर था। ये जो आपको क्लास है डेली 2 बजे मिलती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ये जो सारणी मैंने आपको बताई थी, इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। अगर पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की, कौन से सन में की, तो आपको जब आपने थ्योरी पढ़ रखी है, जो आपको ये जो सारणी थी वो आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 5 ही था, हम लोगों ने आज अच्छे से कवर कर लिया। कल जो होगा आपको चैप्टर नंबर 6 मिलने वाला है, वो कल जो 6 चैप्टर होगा वो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो ये डेली जो क्लास है आपको 2 बजे मिलती है, तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। बाकी साथ में सीटेट की भी क्लासेस चल रही हैं, आपको 3 बजे जो क्लास मिलती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है। शाम 5 बजे जो मिलती है वो पेपर 2 के लिए होती है, क्योंकि इसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट दे दी जाती है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी टीआरई 3 एंड टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीआरई 4 भी आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।